नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द हिंदू के सेशन में। और आप देख रहे हैं रैशनल स्टडी का डेली हिंदू एनालिसिस। और आज का द हिंदू हम देखेंगे। आज 27 जुलाई है और आज क्या क्या मुख्य खबरें हैं द हिंदू की, उसको हम लेंगे। सबसे पहले आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ है जो हमें मालूम होनी चाहिए। वो चीज़ आपने थंबनेल में देखी होगी, ये डेथ पोल। ये डेथ पूल क्या है, डेथ पूल क्या होता है दोस्तों, ये क्यों खबरों में है अभी हाल ही में, और क्या ये चीज़ है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था, कुछ इस प्रकार से दिखता है डेडपूल। और ये होता क्या है, तो मेनली अगर आप जब भूगोल का अध्ययन करोगे दोस्तों, या ज्योग्राफी जब पढ़ोगे आप, तो उसमें एक उसकी शाखा होती है ओशनोग्राफी, हम जिसे बोलते हैं समुद्री विज्ञान। तो जैसा कि आप समझ रहे हो ना दोस्तों, कि हम विश्व को जितना भी जान पाए उतना कम है। और समुद्र भी कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, समुद्र की अतः गहराई है अनंत। समुद्र काफ़ी विशाल है दोस्तों, और आज भी हम समुद्र को कुछ तरह से अध्ययन कंटिन्यूसली हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और हम उसको पता कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप पृथ्वी पे जो उच्चावच आप देखते हो ना, जिस प्रकार से जो पहाड़ पर्वत पठार और जो नदी और दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी की सतह पे पाई जाती हैं, भले वो नदी है, पहाड़ है, ग्लेशियर है, या फिर हम बोले झीलें हैं, या फिर जल स्रोत है विभिन्न प्रकार के, वैसे ही जल स्रोत दोस्तों, वैसी ही जो आकृति आपको समुद्र की तलहटी पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि हम इतनी गहराइयों में जा नहीं पाते। लेकिन अब विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि दोस्तों हमने काफ़ी प्रकार के दोस्तों यंत्र बना लिए जो काफ़ी नीचे गहराइयों में जाकर हमारे लिए जो है अध्ययन करते हैं। तो हाल ही में दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये इस प्रकार की चीज़ देखी गई है। ये मेनली 3 जगह देखा गया है दोस्तों, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, मेक्सिको की खाड़ी, और रेड सी यानी जो है लाल सागर। वहाँ पर ये वहाँ के समुद्री गहराइयों में दोस्तों ये प्रकार के डेड पोल, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन पूल क्या होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, इस पर अध्ययन करते हैं। और ऐसा क्यों है कि इनके पास कुछ भी ऐसी अनआइडेंटिफाई चीज़ जाती है, समुद्री या जीव जंतु जाते हैं, तो इसको शक कर लेता है और उसे मार देता है। तो काफ़ी अगर आप सर्च करेंगे ब्राइन पूल के बारे में, तो एक प्रकार का एलियन टाइप का ये जो है चीज़ें मतलब दिखती है। ऐसी जो आकृति आज तक कभी पृथ्वी में देखी नहीं जाती। और इनके पास कोई भी जीव जंतु जाता है दोस्तों, तो ये उसको शक कर लेता है, उसे मार देता है। एक प्रकार का जल स्रोत होता है। और इनकी साल्टिलिटी लेवल दोस्तों जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खारी होती है। इतना ज़्यादा साल्टी होता है दोस्तों ये, कि जो समुद्र का पानी होता है ना, उसके अंदर रहता है, तो उससे भी ज़्यादा ये खारा होता है दोस्तों। अभी बना कैसे, ये क्या चीज़ होती है, तो इस पे कुछ अभी साइंटिफिक जो है चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो आया उसको देखते हैं। तो हाल ही में दोस्तों साइंटिस्टों ने डिस्कवर करा एक डेडली पोल, जो कि रेड सी के बॉटम में यानी जो लाल सागर है दोस्तों, उसकी गहराइयों में पाया गया है। जो कि कुछ भी अनफॉर्चुनेट जैसा क्रिएचर उसके पास में स्विम करता है, तो उसको भी मार देता है। अब दोस्तों मेनली हुआ क्या, जो साइंटिस्ट सुनते हैं वो अपना एक रिमोट ठीक है ऑपरेट अंडर वाटर व्हीकल, जो आरओवी होता है, एक प्रकार का जहाज होता है दोस्तों, जो कि गहराइयों में जाता है, सबमरीन नुमा होता है दोस्तों। और इसके अंदर कैमराज और अलग अलग जो फैसिलिटीज़ होती है। गहराइयों में जाने के बाद दोस्तों ये क्या करता है, वहाँ पर रिसर्च करता है, कुछ ऐसी चीज़ मिलती है तो उसको डिटेक्ट करता है। मेनली ये पुल जो है लगभग 1.7 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है दोस्तों, रेड सी में। और अगर आप देखोगे तो इसका डायमीटर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इसमें यहाँ पे दे रखा है इसका डायमीटर। और दूसरी चीज़ें अगर आप देखें ब्राइन पुल होते क्या है, तो अकॉर्डिंग साइंटिस्ट को कहना है, ब्राइन पुल यानी इसको खारा पुल भी बोलते हैं, एक प्रकार का डिस्पर्जन है दोस्तों, जो कि सी फ्लोर में आपको पाया जाता है, जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्टी वाटर होता है। एक प्रकार का, मैंने बोला ना, इनका सॉल्टी लेवल समुद्र से भी ज़्यादा होता है। और काफ़ी सारे केमिकल एलिमेंट होते हैं दोस्तों, और काफ़ी सारा एसिडिक अमोनिया और दूसरी प्रकार की गैसें भी इसमें पाई जाती है, जिसमें तैरना मतलब अगर आप इसमें डूब गए ना, तो आप पक्का मरोगे। ठीक है, तो ये एक अंडर वाटर पूल होता है, जो कि कुछ भी इसके आसपास आता है ना, स्विम करता है, तो उसको पिक कर लेता है और उसे मार देता है। ठीक है, मतलब उसके पास फोर्स होती है इस प्रकार की, जो उसको पिक कर लेता है और उसको रन कर देता है। आप अगर वीडियो सर्च करोगे ब्राइन पूल, तो आपको काफ़ी ऐसी जो है वीडियोज़ मिल जाएगी दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हील किसी को भी नहीं छोड़ता अगर इसके पास में कुछ भी आता है दोस्तों, तो बहुत ही खारा होता है दोस्तों, इसलिए इसे डेडली पोल भी बोला जाता है। अगर आप देखोगे तो इसका कब ये बना दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसका जो बनावट है ना दोस्तों, वो मिसोइन इपोच में हुआ है, यानी मिसोइन युग जो है ना, उसमें इसका हुआ। अब ये आप जोग्राफिकल टर्म है दोस्तों, आप समझो। तो हम जब जोग्राफी का अध्ययन करते हैं, तो काफ़ी जो है आप समझोगे, तो मिसोइन इपोच होता है। तो ये मिसोइन इपोच जब ज्योग्राफी अध्ययन करोगे दोस्तों, तो आपको सारे युग पढ़ने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप सिंपल में आपको अभी समझा दो, तो आपको ऐसे मालूम पड़ेगा। ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो ना दोस्तों, तो डायनासोर का पाया था, मेनली डायनासोर का जो युग था वो जोरासिक युग था। आपने मूवी देखी होगी जोरासिक पार्क। तो फिर से यहाँ पे आप देखते हो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन को देखा जाए दोस्तों, तो इसका पहला दिन था, और अब सबसे हाईएस्ट यहाँ पे बोली लगी 1.45 लाख करोड़ की। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चारों जो प्राइवेट कंपनियां, जिसमें हम बात करें जियो हो गया, रिलायंस जियो हो गया, भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया और अडानी, दोनों ही यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली प्रोसेस में इन्वॉल्व रही दोस्तों। और 1.5 लाख की जो यहाँ पर करोड़ की फर्स्ट डे की लार्जेस्ट जो है बोली लगी, जो कि टेलीकॉम है,
एयरवेज के लिए लगी। अगर आप देखोगे टोटल, अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 80 करोड़ से 90 करोड़ तक यहाँ पर जो है इंटायर ऑक्शन ये हो सकता है। और बात करें तो 72 गीगाहर्ट्ज़ के लिए दोस्तों ये स्पेक्ट्रम, जिसकी वर्थ मात्र 1.3 लाख करोड़ है, जो कि ऑक्शन के लिए यहाँ पर किया जा रहा है इसके लिए। अगर आप देखोगे प्रीवियस रिकॉर्ड देखें 2015 में जब ऑक्शन हुआ था, तो 1.9 जो है यहाँ पर लाख का करोड़ का यहाँ पर ऑक्शन हुआ था। ठीक है, अगर आप देखो एयरवेज के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर 3300 मेगाहर्ट्ज़ का दोस्तों मिडल होगा दोस्तों। हाई की बात करें तो 26 गीगाहर्ट्ज़ होगा। मतलब ये इतना मतलब मिनिमम मैक्सिमम जाएगा दोस्तों ये। एक्सपर्ट की माने दोस्तों तो टेलीकॉम एविएशन जो है यहाँ पर 5G जो सर्विस है, जो कि यहाँ पर जल्दी ही चालू कर देगा, यूटिलाइज़ कर देगा, जो कि बहुत अच्छी स्पीड यहाँ पे हो जाएगी। 10 गुना जो है लगभग स्पीड जो कि आज के 4G स्पीड से हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये सब जानकारी दोस्तों जो है टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई, और उन्हें ये साफ तौर पर कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आगे वाली जो हमारी इस इंडस्ट्री में, और आगे जाके काफ़ी इंप्लॉयमेंट इससे जनरेट होंगे और काफ़ी इंडस्ट्री आगे जाके हमारी बढ़ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो न्यूज़ है यहाँ पर रशिया वाली। तो रशिया ने दोस्तों फाइनली एक अनाउंसमेंट के ज़रिए बताया है कि वो रशिया यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको छोड़ रहा है। अब बोलोगे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, और चाइना भी एक अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, वो क्या है, तो उस पर दोनों पे जिक्र बात करेंगे। तो रशिया जो है यहाँ पर फाइनली बोल रहा है कि वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, और ये 2024 तक वो दोस्तों यहाँ पर इस स्टेशन से जो है बाहर हो जाएगा। अगर आप बोले कि ये होता क्या, तो आप मान लीजिए दोस्तों स्पेस में ये घर होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं विश्व भर के, वो यहाँ पर रहते हैं, जिसकी मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल में अगर देखोगे तो टोटल 7 लोग यहाँ पर अभी रह रहे हैं। उसकी भी बात करेंगे कौन कौन देशों से यहाँ पर साइंटिस्ट रहते हैं, और इसको बनाया कैसा गया था और कहाँ पर है। तो स्पेस में दोस्तों अर्थ के ऑर्बिटल में जैसे सैटेलाइट नहीं होती, वैसे ही अर्थ के ऑर्बिटल में चक्कर काटता रहता है। अब स्पेस में ये क्या होता है, वहाँ पर रिसर्च होती है दोस्तों स्पेस के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए ऊपर पहुँचाई जाती है। ठीक है, और वहाँ पर ही लोग रहते हैं दोस्तों महीना महीना भर। ठीक है, और वहाँ पर रिसर्च करते हैं, वहीं रहना सीखते हैं। जैसे किसी इंसान को स्पेस में रहना, तो यहाँ पे पहुँचा जाता है और उसको स्पेस में रखा जाता है। साथ में काफ़ी सारी जो चीज़ें इसमें जो है स्पेस पर टेस्ट करनी होती है, तो वो चीज़ें ऊपर पहुँचा के यहाँ पर टेस्ट करवाई जाती है। ठीक है, तो ये मेनली कब बना था दोस्तों, तो ये 1998 में इसको यहाँ पर काफ़ी सारे देशों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, पहले तो हम देखते रशिया की खबर, फिर देखेंगे ये कब बना, और अभी जो नया बन रहा है चाइना का वो क्या है, और रशिया कब बनाने वाला है इसको। ठीक है, तो 2024 में फाइनली इसने बाहर होने का बोल दिया, और बोल दिया कि नाउ इज़ द टाइम ऑफ द फोकस ऑन द बिल्डिंग ऑन ऑर्बिटल स्टेशन। तो बोल रहा है अभी टाइम आ गया कि हमको खुद का अपना जो है चीज़ बनानी चाहिए। तो यूरी बोरिसोव करके जो है यहाँ पर, जो इसके यहाँ के जो है यहाँ पे जो रशिया स्पेस एजेंसी है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ के रशिया के, उनके साथ मीटिंग करते हुए यहाँ पर कहा, और उन्होंने बोला डिसीजन यहाँ पर हमने ले लिया, 2024 तक हम इसको खाली कर देंगे। और जो नासा है दोस्तों, वो यहाँ पर 2030 का, आपको पता है कि नासा जो है ये भी इसको समाप्त करने वाला है दोस्तों। ठीक है, जो इस पुराना स्पेस स्टेशन है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा 2030 तक, उसने कहा था मिसाइल द्वारा। ठीक है, अगर बात करें और इसको गिराया कहाँ जाएगा, तो एक जगह होती है दोस्तों पैसिफिक ओशन में, जहाँ पर जो कि जगह जो है वहाँ पर अधिकतर जो है कार्बेज एरिया गिराए जाते हैं, वहाँ पे से जाएगा। तो रॉसकॉम चीफ दोस्तों उन्होंने यहाँ पर फाइनली बोल दिया है, रॉसकॉम रशिया कंपनी है, रशिया जो स्पेस एजेंसी है जो कि काम करती है, इसे दोस्तों 98 में दोस्तों बनाया गया था दोस्तों। और दुनिया भर की आप देखें तो कौन कौन सी एजेंसी इसमें शामिल थी, नासा शामिल थी अमेरिका की, और साथ साथ में आप देखें रशिया की एजेंसी थी, और यूएसए और यूरोप और जापान और कनाडा, इन चारों पांचों देशों ने मिलकर इसको बनाया था। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इंडिया के भी साइंटिस्ट यहाँ पे गए हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर और क्या खास खास बातें, तो इसको 1998 में इसे बनाया गया था, और मेनली जब से दोस्तों आज 22 दोस्तों यहाँ पर साल हो चुके हैं, 22 यहाँ पर साल हो चुके हैं लगातार, ये यहाँ पर कंटिन्यूसली कोई ना कोई रहता ही रहता है। अभी फ़िलहाल में आप देखो तो यहाँ पर 7 क्रू मेंबर यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों ये अभी फ़िलहाल अर्थ से 40 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे 3 रशियन साइंटिस्ट है, 3 अमेरिकन और एक इटली का साइंटिस्ट यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो स्पेस स्टेशन ये बनते कैसे दोस्तों, तो रॉकेट आपको मालूम है, जिस रॉकेट से हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, जैसे अभी हमारे PSLV जो कि छोटी सी सैटेलाइट लेके जाता है, और GSLV जो कि हैवी सैटेलाइट लेके जाता है। ठीक है, वैसे ही जो है जो रॉकेट होते हैं दोस्तों, उससे दोस्तों लैब ओनर की जो है यहाँ पे रहने वाले जो अपार्टमेंट है, लेबोरेटरी से, वो धीरे धीरे करके छोड़ी जाती है। ठीक है, 3 या 4 पार्टों में इसको छोड़ा जाता है, फिर बाकी ऊपर जाके दोस्तों इसको जोड़ा जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं वो ले आके इसको जोड़ते हैं, और फाइनली स्ट्रक्चर ऐसा बनता है दोस्तों। तो अगर आप देखें जो चाइना है वो भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसने यहाँ पर 2 चरण बाहर भी कर लिए, पहला लेबोरेटरी उसने पहुँचा दिया है, दूसरा भी यहाँ पर पहुँच गया है 26 जुलाई को। तो चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेटियन लैब मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, तो इनका लैब का वेटियन मॉडल यहाँ पर चला गया। इससे पहला जो गया था वो तियांग गया था। ठीक है, जो कि अप्रैल 2021 में गया था।
तो इस चीन भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसने यहाँ पर दूसरा भी लेबोरेटरी पहुंचा दिया जिसका नाम वेटियन है। तो क्वेश्चन पूछेंगे दूसरा लेबोरेटरी का नाम क्या था, वेटियन है। तो चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल वेटियन लेबोरेटरी मॉड्यूल जो कि 23 टन का उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें लॉन्ग मार्च 5B, इसको कहाँ से मतलब कुल मिला के जो लॉन्च करा वो हेनान द्वीप आपको यहाँ पे चाइना में मिलेगा, जहाँ से इनका लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ से इन्हें लॉन्च करा। मॉड्यूल की बात करें तो एक प्रकार का लैब मॉड्यूल है जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को अपने वैज्ञानिक प्रयोग करने में मदद करेगा। यह पहला अंतरिक्ष मॉड्यूल जिसे तिहांग बोला गया था वहाँ पे पहुंच चुका है फाइनली, और ये जो कि अप्रैल 2021 में गया था। और सेकंड भी यहाँ पे तीसरा मॉड्यूल जो कि मैंगटियन जो कि जल्द लॉन्च किया गया। अभी बाद में जब भी पहुंच जाएंगे ऊपर तो उनको जोड़ दिया जाएगा और ये बन जाएगा स्पेस स्टेशन, वहाँ पर लोग रहेंगे, स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नासा का 2030 तक समाप्त होने वाला है। ठीक है, अगर आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में क्या हुआ दोस्तों, हाल ही में एक अंटार्कटिका, आपने सुना होगा अंटार्कटिका कहाँ पर है दोस्तों। तो एक हमारा महाद्वीप है जो कि 7वें महाद्वीप में आता है, जो कि कहीं भी जो जहाँ पे कोई भी रहने लोग जो है दक्षता नहीं होती है, यहाँ पे बस रिसर्च होती है। और इंडिया लेबोरेटरी भी काफ़ी सारी यहाँ पे बनी हुई है, मैत्री, गंगोत्री, ठीक है। और नासा जो है अमेरिका की भी काफ़ी सारी जो है यहाँ पे लेबोरेटरी है, तो यहाँ पे बस रिसर्च होती है। तो ये यहाँ पर अंटार्कटिका है ना, यहाँ का एक हैबिटेट पक्षी जो कि यहाँ का मूल निवासी ये पक्षी है, लेकिन ये इंडिया में देखा गया। सोचिए कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर पाया गया दोस्तों, इतना लंबा दूर। तो ये साइंटिस्टों को काफ़ी आश्चर्यजनक करने वाला लगा। एक रेयर पक्षी था अंटार्कटिका का, जिसका नाम है लाइट मेंटल, ठीक है, एल्बाट्रोस इसका नाम है। तो पक्षी का नाम आपसे पूछ सकते हैं, लाइट मेंटल एल्बाट्रोस से कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये देखिए यहाँ पर आपको ये कहाँ पे दिखा आपको, ये तमिलनाडु में रामेश्वरम है ना, जो हमारा साउथर्न बिल्कुल तमिलनाडु का जिला, जो कि श्रीलंका के पंबम द्वीप जो हमारे पंबम द्वीप से लेकर मन्नार की खाड़ी, वो पाक खाड़ी श्रीलंका के बीच में, वहाँ पर ये उस एरिया में दिखा। तो इसका नाम है लाइट मेंटल एल्बाट्रोस। तो रामेश्वर आपको पता ही दोस्तों अपने बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए फेमस है दोस्तों। यहाँ पर स्थित है दोस्तों मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जो कि अपने मरीन जो इकोसिस्टम के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर रिसर्चर को पहली बार एशिया में इस प्रकार का पक्षी दिखा है दोस्तों, जो कि आर्कटिक का है दोस्तों। इतनी लंबी दूरी करते हुए यहाँ पर ये पाया गया, पता नहीं कैसे, इस पर रिसर्च चल रही है। अगर आप देखोगे तो लाइट मेंटल एल्बाट्रोस इसका नाम है, ठीक है। और साथ साथ में इसका बायोलॉजिकल नाम भी यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहली बार है 1975 के बाद कि तमिलनाडु में ये पक्षी देखा गया है। और जो साइंटिस्ट है दोस्तों यहाँ पर, जिनका नाम है एस बायोजी और आर रविचंद्रन, जो कि सेंटर ऑफ एडवांस साइंस और मरीन बायोलॉजी से यहाँ पर आते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पर ये 2021 में इसको फाइंड आउट किया गया था, 2020 में। और ये बहुत ही यूनिक है, जो कि 5000 किलोमीटर की इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। कहीं ना कहीं रीज़न इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस पक्षी को उड़ते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वायु गतिरोध की वजह से इसने गर्मी और दूसरी चीज़ों की वजह से यहाँ पे लैंड किया, ठीक है, वो यहाँ पर दिखा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ चीज़ जो आपको याद रखना है इस पक्षी का नाम, ठीक है, इसका नाम है अल्बाट्रोस, ठीक है, अल्बाट्रोस, लाइट मेंटल अल्बाट्रोस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलपीजी का बढ़ता हुआ दाम। तो यहाँ पे एक डाटा पॉइंट में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, मेनली आपको किस में काम आती है। तो आप जब मेंस परीक्षा की, जब यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो आपको जब क्वेश्चन लिखने में आता है, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पे आ जाए फीस पे, तो आपको ये डाटा बताने में काम आएगा। जैसे कि यहाँ पर जिक्र है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें जब डाटा देखना पड़ेगा ना दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिखोगे तो आपको मार्क्स में काफ़ी बेनिफिट्स होगा। तो आज का जो पॉइंट डाटा दे रखा है वो पूरा एलपीजी पे दे रखा है, जो कि प्राइस के हाइक पे दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 1000 के ऊपर जा चुकी है। अभी हाल में देखोगे आप तो जो 14 किलो का जो सिलेंडर होता है उसकी प्राइस 1053 रुपये हो चुकी है, जो कि जुलाई 2022 में। अभी हाल ही में सरकार ने लेकिन 200 रुपये सब्सिडी का भी जिक्र करा था, लेकिन ये सब्सिडी बस खाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको ही मिलेगी, ठीक है। अब सब्सिडी जब रेट आप सब्सिडी हटाओगे, सब्सिडी होती है क्या दोस्तों, सरकार क्या करती है, जब महंगी चीज़ कोई सी होती है उसको सरकार को सस्ते में देना होता है, तो अपने जनता को सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है और पैसा खुद पे करती है इंटरनेशनली, और अपने जो जनता है उसको कम में प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर जो लोग खरीदेंगे उनको 853 रुपये में बढ़ रही है, जो कि अभी भी 2015 के भाव से दुगनी है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा था अमाउंट पेड इन 2014 इज़ डबल, ठीक है। द फैक्ट अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप देखोगे फाइनेंशियल 2022 में लोग जो सब्सिडी दोस्तों सरकार ने दी हो मात्र 252 करोड़ है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे 2019 का डाटा हम इसमें देखेंगे कि वो कम है, और पहले सरकार कितना सब्सिडी देती थी और अब मात्र 252 करोड़ दिया सरकार ने, ठीक है। और आप देखोगे इंटरनेशनली एवरेज जो एलपीजी प्राइस है, कहीं ना कहीं उसी के कारण यहाँ पर प्राइस बढ़ा है। 80 से 90% दोस्तों यहाँ प्राइस रिटेल जो है बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। एलपीजी की बात करें दोस्तों
जो प्रधानमंत्री आवास जो उज्ज्वला योजना है, माफ़ कीजिएगा, जो जिसके थ्रू सरकार सिलेंडर प्रोवाइड करती है, सरकार में यहाँ पे डाटा साफ साफ पे यहाँ पे बताया गया है कि मात्र 5% लोगों ने ही दोस्तों इस स्कीम के तहत दोस्तों वापस से रिफिलिंग करवाई है। सरकार की जो रिफिलिंग है, क्योंकि गैस प्राइस इतना बढ़ चुका है दोस्तों कि लोगों ने रिफिलिंग नहीं करवा रहे। अगर आप डाटा में देखिए नेक्स्ट ग्राफ में, तो इस ग्राफ में आपको दिखाया जाएगा कि कितनी सरकार ने सब्सिडी दी के कम करा और कितना यहाँ पर टोटल प्राइस है। अगर आप देखो तो ये ब्लू वाला जो है ना 2015 ब्लू वाला जो है नॉन सब्सिडी जो प्राइस होता है एलपीजी का, वो है। ठीक है, मैंने जो आपको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो सरकार बेचती है किसी भी इंसान को, वो जब सब्सिडी देती है तो कितना कम होता है। तो आप देखोगे 2015 में 621 रुपये का मतलब सिलेंडर एक पड़ता था, इसमें सिलेंडर कॉस्ट हो गया और दूसरी टैक्सेस हो गए और इंपोर्ट टैक्स हो गया, एक्सपोर्ट टैक्स हो गया और दूसरी चीज़ें डिलीवरी चार्जेस सब मिला के यहाँ पर 621 का सरकार सब्सिडी देती थी कंपनियों को, और 417 में आपको एक सिलेंडर पड़ता था। ये 2015 की कहानी है। अगर आप देखोगे सरकार 2018 तक जब काफ़ी मात्रा में जब प्राइस बढ़े, 900 रुपये का अंतर्राष्ट्रीय में पड़ता था, सरकार ने 500 रुपये बेचा, तो काफ़ी ज़्यादा सरकार का पैसा 2018-19 को सब्सिडी में लगा, जिसको हम देखेंगे 2019 में कितनी सब्सिडी सरकार ने दी थी। ठीक है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। अगर आप देखोगे जैसे जुलाई 2021 आया, सरकार ने 2020 से लेकर 2022 तक सब्सिडी देना बंद कर दी। इस वजह से दोस्तों जो है प्राइस एकदम से बढ़ गया। तो आप देखोगे नॉन पेमेंट जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लोग हैं, वो आज भी 1053 पे कर रहे हैं, और सब्सिडी देने के बाद दोस्तों 200 रुपये की सब्सिडी के बाद 853 का बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, और काफ़ी जो कि कम है। तो अगर आप देखोगे इंटरनेशनल प्राइस के बारे में बात करें, तो इंटरनेशनल प्राइस डिसाइड कौन करता है? तो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो डिसाइड करता है एक इंटरनेशनल फ्री एंड ऑन बोर्ड करके कंपनी है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस एलपीजी की करता है डिसाइड। यहाँ पर आप देखोगे तो 80 से 90% यहाँ पे जो है बढ़ चुका है प्राइस, और इसमें काफ़ी सारी जो बाद में ड्यूटीज़ जो जुड़ती है, जैसे बेसिक प्राइस हो गया, ठीक है, इंपोर्ट चार्ज, ठीक है, बोतल चार्ज जो हमारा होता है, और डिलीवरी चार्ज और जीएसटी। तो आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, तो यहाँ पर आप देखोगे जब ये येलो लाइन जो दिखा रहा है आपको परसेंटेज बता रहा है कितना बड़ा है यहाँ पर, और ये जो होता है आपका जो एफओबी जो प्राइस होता है, जो इंटरनेशनल फॉरेन हम बोले फ्री ऑन बोर्ड जो प्राइस है मेट्रिक टन से, तो अभी फिलहाल में जो प्राइस चल रहा है 2022 में 800 से 90 पर मेट्रिक टन जो है प्राइस एलपीजी का चल रहा है ग्लोबली, जिसकी वजह से यहाँ पर दुखा भाव कितना बढ़ा है 290 से 85 की रेटिंग में बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ही कम लास्ट टाइम में गया था। ठीक है, जब ये गया था सितंबर में, लास्ट टाइम यहाँ पे कम गया था, बाकी आप देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं, ये है यहाँ पे सब्सिडी की जानकारी। तो देखो अब जब 2019 में जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भाव बढ़े थे, लेकिन सरकार ने जब भी सब्सिडी दी, तो यहाँ पे देखो 2018 और 19 में सरकार ने 37,000 करोड़ का यहाँ पे सब्सिडी दी थी 2019 में, और अब देखो आप तो सब्सिडी आके डायरेक्ट कितनी कम हो गई है, 252 करोड़ की यहाँ पे सब्सिडी दी है 2021-22 में। तो सब्सिडी का हाल आप देख रहे हो कंटिन्यूसली बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर 2019 और एज़ कम्पेयर 2022। फिलिंग की बात करें, रिफिलिंग की बात करें, तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, हाँ, जो मेनली देहाती लोग हैं जो चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, हर घर में सिलेंडर होने के लिए, तो गरीबों को सिलेंडर बांटने के लिए इसको स्टार्ट करा था 2016 में। उत्तर प्रदेश के एक बाला ज़िले से, मेरे को याद रहा है, जैसे वहाँ से इसे शुरुआत करी थी। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे दिखा रही वन फिलिंग 2021 से 2022 की, तो मात्र आप देखोगे 1.9% ने ही रिफिलिंग करी और बढ़ के बस 5% ही की गई। डबल जो फिलिंग कराई उसमें आप देखोगे तो 3.5% लोगों ने टोटल में से बता रहा हूँ मैं, टोटल में से 3% लोगों ने फिलिंग करी 2021 में, और 2022 में 4% लोगों ने करी, मतलब हर एक आधी परसेंट का इंक्रीजमेंट हो रहा है बस, और लोगों ने कर भी कम फिलिंग रहे, मार्च टोटल 5% लोग ही रिफिलिंग करवाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर जो है वो टाइगर डेथ के बारे में दे रखा है। तो अभी लोकसभा का मानसून चल रहा है, तो डाटे तो आएंगे सर ही, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में, और दूसरे प्रश्न भी पूछे जाते हैं रिटर्न में भी, और तो वहाँ पर जो है मंत्री उन्होंने अपना डाटा शेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल टाइगरों की डेथ कितनी हुई है इस साल में, तो बताया गया 329 टाइगर, जो कि 3 सालों में दोस्तों ये कुछ जो है मारे गए। अगर आप देखोगे 3 सालों में 329 टाइगर यहाँ पे मारे गए। किन कारणों से? पोचिंग यानी शिकार, नेचर कुछ भी उनको डिसीज़ हो या वैसे नेचर या बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, अननेचर कॉज, और इन कारणों से ये मारे गए। लोकसभा में इसका रिप्लाई दिया, 68 टाइगर जो थे वो डेथ हुई थी उनकी नेचुरल कॉज की वजह से, 5 जो थे वो अननेचुरल कॉज से मरे थे, 29 पोचिंग की वजह से मरे थे 3 सालों में, और 30 जो है दूसरे कारणों से। 199 टाइगर दोस्तों, जो 197 जो टाइगर थे वो सिक्योरिटी या दूसरी चीज़ें से मरे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पोचिंग का सरकार ने डाटा बताया कि 2017 से लेकर 2019 में जो केस थे दोस्तों, जो कि रिड्यूस हुए दोस्तों। पहले 2017 टाइगर 2019 में मारे गए थे शिकार की वजह से, और अब मात्र 2021 में 4 ही शिकारों की वजह से मारे गए। तो सरकार का कहना है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे गिरावट देखी गई है, और 125 जो है पीपल टाइगर की वजह से मारे गए। अगर आप देखोगे बोर्ड
बॉर्डर कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सरकार ने ये डाटा भी शेयर करा बॉर्डर कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है। तो आप देखोगे चाइना में सबसे ज़्यादा बॉर्डर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पिछले कुछ सालों में देखा गया। तो अभी देखोगे लगभग 15,000 करोड़ का यहाँ पर जो स्पेंड करा गवर्नमेंट ने बॉर्डर रोड्स पे, ठीक है, जो हमारे बीआरओ जो रोड बनाता है उसमें। इसमें कुल यहाँ पे 2,000 करीबन जो रोड बनी है किलोमीटर की, वो मेनली चाइना के बॉर्डर एरियाज में बनी है। टोटल यहाँ पे 20 गवर्नमेंट ने 20 करोड़ का यहाँ पर टोटल जो है खर्चा करा दोस्तों। कंस्ट्रक्शन आप देखोगे 3,000 जो किलोमीटर का अदर जो देखोगे वो आपको जो एरिया आपको मिलेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और इनके एरिया में करा। ये सब जानकारी लोकसभा में दी गई। सेंटर की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो एक और यहाँ पर आर्मी से जो मिलिट्री से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है। 28,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर जो है खर्चा यहाँ पर किया जा रहा है सरकार अपने आर्म्स के लिए, अपने आर्मी के लिए हथियार खरीदने के लिए। तो सेंटर ने यहाँ पर टू बाय द आर्म्स वर्थ इज 28,000 करोड़। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया दोस्तों 28,000 करोड़ के इक्विपमेंट अपने आर्मी के लिए खरीदने के लिए। तो जो यहाँ पर टोटल मिला कि कुछ कुछ किसी क्या खरीदी जाएगी, तो यहाँ पर ड्रोन खरीदे जाएंगे और कार्बाइंस और बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ पे इंक्लूडेड है इस पूरे खर्चे में। तो डिफेंस एक्विजिस काउंसिल जिसके हेड थे मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर क्लियरेंस दे दिया है दोस्तों 28,000 करोड़ के पैसे के लिए दोस्तों, जिससे हथियार खरीद के लाएंगे दोस्तों हमारे आर्मी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रामसर साइट। अभी रामसर साइट क्या होती है? तो रामसर साइट मेनली इसलिए रामसर साइट इसलिए बोला था दोस्तों कि जब ये रामसर साइट्स का नाम दिया गया तो मेनली एक कन्वेंशन आया था आर्द्र भूमि के लिए। वेटलैंड्स होते हैं सारे। वेटलैंड्स क्या होते हैं दोस्तों? वेटलैंड्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी आप कह सकते हैं जहाँ पर एक ही जगह पर धरती, पानी और आसमान मिलता है वो वहाँ पर। और जो है यहाँ पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, काफ़ी प्रकार के जीव जंतु, साथ साथ में मीथेन और काफ़ी प्रकार की गैसें और प्रकृति यहाँ पे पाई जाती है। तो इनका कहीं ना कहीं संरक्षण करने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पर एक आर्द्र भूमि जिसे हम बोलते हैं आर्द्र भूमि कंजर्वेशन उस यहाँ पर आया और यहाँ पर इसको मान्यता दी गई। इसके तहत दोस्तों विभिन्न ऐसी जगह जो साइट जो कि प्राकृतिक तौर पर इंपॉर्टेंट है उनको रामसर साइट में रखा जाएगा और साथ साथ में इंटरनेशनली और साथ में सेंटर और जो देश के लेवल पे वहाँ पर जो है उनका संरक्षण और खर्चा उन पे किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अभी फ़िलहाल में टोटल जो रामसर साइट थी वो इंडिया में जो थी 54 थी, ठीक है, बढ़ के 54 हो गई है क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने 5 और अपने तौर पर रामसर साइट इंक्लूड करी है, जिसमें से 3 तमिलनाडु में है और एक मध्य प्रदेश और मिजोरम की है। तो ये क्वेश्चन बनने योग्य हो गया है, आपको याद रखना है। इसमें आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जो है पल्लीकरनी करके जो है मार्शल लैंड जो कि चेन्नई में है, पल्लीकार्नी, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कौन कौन सा है, तो करिकल्ली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, करिकल्ली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनी मार्शल रिजर्व फॉरेस्ट और च्वरम मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि आपका रखना है, थोड़े तमिली नेम है आपका रखना है। साथ में सांख्य सागर बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश एग्जामों से इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और मिज़ोरम का पाला वेटलैंड दोस्तों, ये यहाँ पर टोटल जो है रामसर 5 साइट हो चुकी है और टोटल मिला के 54 साइट्स यहाँ पे हो चुकी है। इससे पहले लास्ट टाइम 2 रेड करी थी दोस्तों, ठीक है, हरियाणा और 2 राजस्थान से, ठीक है। आपको याद रखना सारे नाम। इंडिया में राम साइट की बात करें तो ये बढ़ के दोस्तों इनका टोटल जो एरिया होता है 11,000 किलोमीटर स्क्वायर हो चुका है, जो कि टोटल कंट्री के 10% एरिया में आ चुका है दोस्तों। 18 इसमें स्टेट है। साउथ एशियन में दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट पाई जाती है। अगर आप देखें यूके तो यूके में टोटल 175 और मैक्सिको में 142 जो है साइट पाई जाती है, जो कि इंडिया से छोटी है, फिर भी वहाँ पे इतनी सारी रामसर साइट्स जो है शामिल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, कवर कर ली जो हमने। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर होम मिनिस्ट्री से यहाँ पर क्लियरेंस जो कि मिला है यहाँ पर विल्सन साहब को। तो कैम्पबेल विल्सन जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले दोस्तों, इनको यहाँ पर हाल ही में दोस्तों जो टाटा सन है उन्होंने अनाउंस करा था एज एमडी और सीईओ इंडिया एयर का, ठीक है, एयर इंडिया का दोस्तों जो कंपनी, तो गवर्नमेंट की एक पीयूसी कंपनी थी जिसको टाटा सन ने वापस से एक्वायर कर लिया था, उसके सीईओ और एमडी यहाँ पर फाइनली इनको बनाया गया था कैम्पबेल विल्सन को। तो इनको होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिला था, तो इनको फाइनली अब मिल चुका है। अब ये इसका चार्ज एयरलाइन का ले लेंगे, एयर इंडिया का। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दोस्तों ग्रांटेड कर दी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो कि एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैम्पबेल विल्सन को, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के रहने वाले दोस्तों पहले जो है सिंगापुर एयरलाइंस में काफ़ी काम कर चुके हैं, उसके सीईओ रहे हैं, साथ साथ में वाइस मैनेजर और काफ़ी सारे जो वाइस प्रेसिडेंट और सेल्स मार्केटिंग में इन्हें काम करा है इसी सिंगापुर एयरलाइंस में, ठीक है। पहले किसी और को बनाने का था लेकिन फाइनली अब इन पे आए दोस्तों। तो ये लास्ट टॉपिक था, जो लास्ट न्यूज़ थी आज हमने कवर कर ली द हिंदू को। और आगे ही बने रहिएगा इस सेशन में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो सेशन लाएंगे वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि हम नए नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले करंट अफेयर के अलावा भी, ठीक है। तो बने रहिएगा, धन्यवाद।